अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने रैंड एंड मार्टिन की ग्रामर स्टार्ट की हुई है और आज हमारा चैप्टर नंबर है 3। तो गाइस, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वीडियो नहीं देखी, उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ और अगर वो चाहें तो वो प्लेलिस्ट भी विज़िट करके उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3। Our chapter number 3 is about the phrase and the clause. आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फ्रेज और क्लॉज क्या होता है और बेसिकली फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। व्हाट इज द फ्रेज? फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का वो मजमुआ विच मेक्स सेंस, जो एक सेंस तो बनाता हो बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन एक पूरी सेंस ना बनाता हो, इस कॉल्ड अ फ्रेज। वो क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। यानी चंद लफ्ज़ों का वो मजमुआ जिससे बात तो समझ में आती हो लेकिन पूरी बात समझ में ना आती हो, वो फ्रेज कहलाता है। एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी इन लफ्ज़ों के मजमुए को देखें। इन अ कॉर्नर, यानी एक कोने में। इन क्या है? ये भी एक वर्ड है। ये भी एक वर्ड है। कॉर्नर ये भी एक वर्ड है। तो ये तीनों वर्ड्स मिलकर क्या हुए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखें इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि एक कोने में। अब इस समझ तो हमें आ रही है कि एक कोने में, इतनी बात समझ आई, लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आई कि उस कोने में क्या हो रहा है। यानी उस कोने में कोई बैठ के लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई सो रहा है, यानी उस कोने में हो क्या रहा है हमें ये नहीं पता चला। तो इन अ कॉर्नर, यानी इन तीनों वर्ड से, इन ग्रुप ऑफ वर्ड से हमें बात तो समझ में आई लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आई। तो ये क्या कहलाता है? ये फ्रेज कहलाता है। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि फ्रेज और क्लॉज ये दोनों सेंटेंसेस पूरे नहीं होते, बल्कि ये दोनों सेंटेंसेस के पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ कॉर्नर, ये पूरा एक सेंटेंस नहीं है, बल्कि क्या है? ये किसी सेंटेंस का एक पार्ट है। तो इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, इसे बात तो समझ में आती है लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आती। एंड देयर इज़ नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और फ्रेज में कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी नहीं होता। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी शख्स या चीज़ का नाम जिसके बारे में बात हो रही होती है, और प्रेडिकेट क्या होता है? उस शख्स या चीज़ के बारे में जो बात हो रही होती है वो प्रेडिकेट होता है। For example, in the following sentences, the group of words in italics are phrases. यानी नीचे दिए गए जुमलों में जो वर्ड्स, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अंडरलाइन है, ये जो इटैलिक्स हैं यानी जो टेढ़े लिखे हुए हैं, जो बोल्ड हैं, वो क्या हैं? वो फ्रेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसमें जो है इन द ईस्ट, मशरिक में, अगर हम सिर्फ बोलेंगे कि इन द ईस्ट, मशरिक में, हमें इससे बात समझ में नहीं आएगी। थोड़ी सी सेंस बनी है कि हाँ मशरिक में, लेकिन पूरी सेंस नहीं बनी, पूरी बात हमें समझ में नहीं आई कि मशरिक में क्या हो रहा है। तो ये लफ्ज़ों का वो ग्रुप है जो मीनिंग तो कन्वे कर रहा है लेकिन पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। यानी हमें थोड़ी सी समझ आई है लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आई। तो इस सेंटेंस में क्या है? इसमें इन द ईस्ट क्या है? ये फ्रेज है। एंड हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल, अगर हम कहेंगे ऑन अ वॉल, दीवार पर, तो हमें इससे पूरी बात समझ में नहीं आएगी कि दीवार पर हो क्या रहा है। हैं तो ये तीनों वर्ड्स, तीन वर्ड्स यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये एक सेंटेंस का एक पार्ट हैं, लेकिन सिर्फ इनको हम अगर अकेले बोलेंगे तो पूरा मीनिंग समझ में नहीं आएगा। अगर हम पूरा सेंटेंस बोलेंगे कि हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल, कि वो क्या है? हम्पटी डम्पटी दीवार पर बैठा है, तब जाकर हमें पूरी बात समझ में नहीं आएगी। अगर हम सिर्फ ऑन अ वॉल कहेंगे, दीवार पर, तो इससे हमें पूरी बात समझ में नहीं आएगी। देयर केम अ जान टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर क्या आया? एक देव आया। अगर हम कहें सिर्फ टू माई डोर, कि मेरे दरवाजे पर, अब मेरे दरवाजे पर क्या है? कोई खड़ा है, बैठा है, खा रहा है, पी रहा है। टू माई डोर से हमें बात समझ में नहीं आएगी। तो हैं तो ये तीन वर्ड्स, टू, माई एंड डोर, ये तीनों वर्ड्स हैं, मीनिंग कन्वे कर रहे हैं लेकिन पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे। तो ये क्या होगा? ये फ्रेज होगा। एंड इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, यानी ये गुरूब आफ्ताब के खूबसूरत मंजर है। अगर हम सिर्फ कहें ऑफ ग्रेट ब्यूटी, यानी बहुत खूबसूरत मंजर,
इससे हमें समझ में नहीं आएगा किस चीज़ का, यानी ये एक मीनिंग कन्वे कर रहा है लेकिन पूरा मीनिंग कन्वे कर नहीं रहा, पूरी बात समझ में नहीं आ रही इससे। अगर हम इसको अकेले बोलेंगे तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। जब तक हम इसके पीछे वाला जुमला नहीं पढ़ेंगे, पूरा जुमला नहीं बोलेंगे, तो हमें इसका पूरा मीनिंग समझ में नहीं आएगा। इसी तरह नेक्स्ट है द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो, यानी पहाड़ों की जो चोटियां हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं। अब अगर हम इसमें सिर्फ कहें कवर्ड विद स्नो, बर्फ़ से ढकी हुई है, बर्फ़ से ढकी हुई क्या है, बर्फ़ से ढकी हुई, ये थोड़ा सा मीनिंग कन्वे कर रहा है लेकिन हमें पूरी बात समझ में नहीं आ रही कि क्या चीज़ बर्फ़ से ढकी हुई है। सो गाइज, इन सेंटेंसेस में इन द ईस्ट ऑन अ वॉल टू माई डोर ऑफ ग्रेट ब्यूटी कवर्ड विद स्नो, ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस कैसे हैं कि लफ्ज़ों के ये वो मजमूए हैं जो सेंस तो बना रहे हैं, इनसे हमें थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरी बात हमें समझ में नहीं आ रही। और क्या है, इसमें ना तो सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट है। ये क्या है, ये सिर्फ 3-4 वर्ड्स हैं जो थोड़ा सा मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं, पूरी बात या पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे होते। तो ये सारे इटैलिक्स में जो वर्ड्स हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये फ्रेजेस हैं। सो गाइज, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्लॉज। द क्लॉज, क्लॉज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज। लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो जुमले का एक हिस्सा भी बनाता हो और एक कंप्लीट सेंस भी बना रहा हो, यानी वो लफ्ज़ों का मजमुआ हमें एक पूरी बात समझा रहा हो। अगर इसके साथ मेन सब्जेक्ट हम ना भी यूज़ करें तब भी सेंटेंस का वो हिस्सा एक पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा हो, हमें एक पूरी बात समझा रहा हो। और हाँ, मेन पॉइंट क्या है कि दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इनमें क्या होता है, इनमें सब्जेक्ट भी होता है और इनमें प्रेडिकेट भी होता है। इन्हें लफ्ज़ों का ये मजमुआ जो हमें एक पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, पूरी बात समझा रहा होता है, इसमें किसी शख्स या चीज़ का नाम ज़रूर होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, और उस शख्स और उस चीज़ के बारे में जो बात हो रही होती है हमें वो भी पता चल रहा होता है। तो इसलिए फिर क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिलकर क्या है, हमें एक पूरा मीनिंग कन्वे करते हैं, एक पूरी बात समझा देते हैं। एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ही हैज़ अ चेन, उसके पास एक चेन है विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने की बनी हुई है। अब देखें, अगर हम कहें ऑफ गोल्ड, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, यानी उसके पास एक सोने की चेन है, इससे तो हमें बात समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ कहेंगे ऑफ गोल्ड, सोने की, तो ये क्या है, इससे हमें पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो ऑफ गोल्ड क्या होगा, ये फ्रेज़ होगा। लेकिन जब हम इसके साथ लगा देंगे ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यानी वो चेन जो सोने की बनी हुई है। अगर हम ही हैज़ अ चेन ना भी लगाएं, सिर्फ कहें कि विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यानी वो चीज़ जो सोने की बनी हुई है, तो इससे भी हमें क्या है, पूरी बात समझ में आ रही है। यानी कोई चीज़ तो है जो सोने की बनी हुई है। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, इसमें क्या है, विच, ये किसी चीज़ की बात हो रही है। तो विच क्या है, हमारे पास एक सब्जेक्ट है, यानी जिस चीज़ या किसी शख्स के बारे में बात हो वो सब्जेक्ट होता है। तो विच क्या है, विच हमारे पास एक सब्जेक्ट है। एंड इज़ मेड ऑफ गोल्ड क्या है, वो चीज़ जो भी है वो सोने की बनी हुई है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो विच क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, एंड मेड ऑफ गोल्ड क्या है, प्रेडिकेट है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, यानी वो लोग जो अपने कर्ज अदा करते हैं वो काबिल एतमाद हैं। अब अगर हम इसमें मेन सब्जेक्ट यानी पीपल ना भी यूज़ करें, सिर्फ कहें हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, यानी वो लोग जो अपना कर्ज अदा करते हैं वो काबिल एतमाद हैं, इस जुमले से भी हमें एक पूरी बात समझ में आ रही है। तो इसमें हु क्या है, हु हमारे पास सब्जेक्ट है, यानी जो लोग अपना कर्ज अदा करते हैं वो काबिल एतमाद है। तो हु क्या है, हु सब्जेक्ट है। एंड पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, ये क्या है, ये प्रेडिकेट है, यानी उन लोगों के बारे में जो बात हो रही है वो क्या होता है, वो प्रेडिकेट है। तो इस जुमले में यानी क्लॉजेस में अगर हम मेन सब्जेक्ट ना भी यूज़ करें तो बाकी जो जुमला होता है वो क्या कर रहा होता है, वो अपना एक पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। अब हु इसमें सब्जेक्ट है, बाकी जुमला जो है वो प्रेडिकेट है। तो पीपल ना भी लगाएं तो अपना ये पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है।
सेकेंड इज़ वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। हम तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक बारिश हो रही है। अब अगर इस जुमले में हम वी कैन नॉट स्टार्ट ना भी यूज़ करें तो क्या है, वाइल इट इज़ रेनिंग, ये जुमला भी एक पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है, यानी जब तक बारिश हो रही है। अब इसमें वाइल क्या है, इसमें वाइल सब्जेक्ट है एंड इट इज़ रेनिंग ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। मेरा ख्याल है कि तुमने गलती की है। अब अगर हम इसमें आई थिंक दैट ना भी यूज़ करें, सिर्फ कहें यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुमने गलती की है, तो इससे क्या है, हमें एक पूरी बात समझ में आई है। तो ये क्या है, यू इसमें सब्जेक्ट है एंड हैव मेड अ मिस्टेक ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। तो सेंटेंस का ये पार्ट हमें एक पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है। सो गाइज, इन सेंटेंसेस में हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड वाइल इट इज़ रेनिंग यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये क्या है, ये क्लॉजेज हैं कि अगर इनके साथ हम इनके स्टार्ट वाले मेन सब्जेक्ट ना भी लगाएं तब भी ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हमें, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें एक पूरा मीनिंग कन्वे कर रहे हैं और इनमें सब्जेक्ट भी है और इनमें प्रेडिकेट भी है। अब फ्रेज़ और क्लॉज में डिफरेंस क्या है, फ्रेज़ और क्लॉज दोनों ही ये पूरे सेंटेंसेस नहीं है बल्कि क्या है, दोनों सेंटेंसेस के पार्ट्स हैं जो एक सेंस तो बनाते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, जो फ्रेज़ है वो हमें मीनिंग, कोई मैसेज तो कन्वे कर रहा होता है लेकिन वो पूरा मीनिंग, पूरा मैसेज कन्वे नहीं कर रहा होता, जबकि क्लॉज जो है वो हमें जो भी मीनिंग, जो भी मैसेज कन्वे कर रहा होता है वो पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। और फ्रेज़ में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, जबकि क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। सो गाइज, फ्रेज़ एंड क्लॉज दोनों ही लफ्ज़ों के वो मजमूए होते हैं जो कोई ना कोई मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं, लेकिन फ्रेज़ पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा होता जबकि क्लॉज पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। जैसा कि ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास सोने की एक चेन है, इसमें ऑफ गोल्ड सोने की, इससे हमें थोड़ी सी बात समझ में आई है लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आई। ये क्या है, ऑफ गोल्ड, ये क्या है, ये एक फ्रेज़ है और यही सेंटेंस अगर हम इस अंदाज में पढ़ें कि ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब इसमें जो विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड है, इससे हमें पूरी बात समझ में आ गई कि कोई चीज़ है जो सोने की बनी हुई है और इसमें विच क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ मेड ऑफ गोल्ड प्रेडिकेट है। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, इसमें अगर हम सिर्फ ऑफ गोल्ड कहें तो हमें बात समझ में नहीं आएगी, जब तक हम इसके साथ ही हैज़ अ चेन ना लगाएं तब तक हमें ऑफ गोल्ड की समझ नहीं आएगी। लेकिन दूसरे सेंटेंस में ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, अगर हम इसमें ही हैज़ अ चेन ना भी लगाएं, सिर्फ विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड लगाएं तो इससे भी हमें पूरी बात समझ में आ जाएगी, यानी विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, इस सेंटेंस से हमें पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो फ्रेज़ और क्लॉज में क्या डिफरेंस है कि ऑफ गोल्ड के साथ जब तक हम पूरा बाकी जुमला नहीं लगाएंगे हमें ऑफ गोल्ड की सिर्फ समझ नहीं आएगी, और क्लॉज में अगर हम शुरू वाला जुमला ना भी लगाएं तो उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स से हमें पूरी बात समझ में आ रही हो। सो गाइज, होप you all will be understand this chapter very clearly। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।